चिश्ती साहब, आप कैसे देखते हैं कि जाहिर है हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा कि जो भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना अल ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द थे, उनको हलाक किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसी तरीके से पंजगोर में भी जो है वो ऑपरेशंस में 6 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अब और ज़ाहिर है जो डाटा हमारे साथ शेयर किया जाता है, 22 प्यार कंटिन्यूसली हमें इस पर ब्रीफ करता रहता है, जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। और ये जो नंबर इतना बड़ा है, आप समझते हैं कि ये एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी है जिस तरह से हम एक कंसिस्टेंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं? इसके अलावा भी कुछ करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, ये जंग जिसका सबसे बड़ा डिफरेंस कन्वेंशनल जंग में और ये एसिमेट्रिक जो टेररिज्म की जंग होती है, इसमें सबसे बड़ा फर्क ही यही होता है कि इसमें बॉर्डर्स एंड कंटूर्स डिफाइंड नहीं होते, टाइमलाइन गिवन नहीं होती, मैग्नीट्यूड पता नहीं होता, लोकेशन ऑफ द टारगेट का अंदाजा नहीं किया जा सकता, और फिर इनिशिएटिव का टेररिस्ट के पास होता है कि वो कब, कहां और किस तरीके से अटैक करते हैं। दिन को करेंगे, रात को करेंगे, कौन सा सॉफ्ट टारगेट लेंगे, इनोसेंट सिविलियन को करेंगे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को करेंगे। तो तमाम के तमाम एक किस्म के एडवांटेजेस होते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल वॉर। इसका जो रिस्पांस होता है वो भी एक विंडो में नहीं हो सकता, एक मेयर्ड नहीं हो सकता, एक फ्रेमवर्क के तहत नहीं हो सकता, किसी बाय रूल्स के तहत नहीं हो सकता। वो हो ही एसिमेट्रिक ही रिस्पांस होता है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी कि वो एसिमेट्रिक इस सेंस में होता है कि ये कंटिन्यूड विजिलेंस मांगता है, एक अपडेट मांगता है आपसे कंटिन्यूस दुश्मन के बारे में, लोकेशंस, हाइड आउट, ट्रेनिंग सेंटर्स और तमाम कंपाउंड वेपन्स एमिनेशन के, उनके बारे में अपडेट मांगता है। फिर टाइमली रिस्पांस मांगता है, क्योंकि मूव करते हैं, कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती जो रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल होती है। जब ये मूव होते हैं, ये हाइडिंग में होते हैं, कंसील्ड करते हैं, टैक्टिक्स बदल लेते हैं, रीग्रुप कर लेते हैं। तो इन तमाम को ध्यान में रखते हुए जब हम देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इस वक्त ऐसी जंग में हम शामिल हैं जिसके कंटूर्स नहीं है, जैसे मैंने अर्ज किया। तो आपको एक कंटिन्यूस विजिलेंस भी चाहिए होता है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली आपने इफेक्टिव एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट भी दुश्मन पर इम्पोज करनी होती है कि वो ऐसी हरकतों से बाज रहे। हमने जो प्रेसिडेंट सेट किया है, या आप कह लीजिए जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया मार्का हक में फौजी महाज पे और उसके बाद जो सफारती और आलमी महाज पे, आपको लगता है कि उसकी वजह से दुश्मन तो वही पुरानी प्ले बुक अभी तक हमें इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि उनके लिए चैलेंज बड़ा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की थी, हमारा एक इमेज उन्होंने बनाया था जो हमने घंटों की जंग में वो इमेज हमने ना सिर्फ उनसे वापस लिया बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में वापस ले ली? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। चैलेंजिंग तो डेफिनेटली इसलिए हुआ है कि आप मई 2025 में चले जाएं, तकरीबन 13 महीने पीछे चले जाएं, हिंदुस्तान ने क्या समझा था, हमें क्यों हमला किया था। उसे यही समझ के किया था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इररेलेवेंट या लेस रेलेवेंट है, इसको लीस्ट रेलेवेंट और खत्म कर दिया जाए, दुनिया में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल हम चैलेंजेस में मसरूफ थे। तो दुश्मन ने हमें अंडररेट किया। उन्होंने ये समझा कि हम उनकी इसी तरह के किसी ऑफेंस को, खासतौर पर जो एयर से उन्होंने स्ट्राइक की थी, उसको एक न्यू नॉर्मल समझ के बर्दाश्त कर लेंगे। हम अगले दिन OIC का इजलास बुलाएंगे, हम फिर सलामती काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे और इनको कंडेम करेंगे। मुझे लगता था इनके ज़हनों में ये जवाब था, और वो एक न्यू नॉर्मल बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि हमें प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे एज एंड व्हेन जज एंड ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। जिस दिन वो फैसला करेंगे कि किसको दहशतगर्द समझते हैं पाकिस्तान में और कहां पे वो छुपा हुआ है, उनके बकौल वो टारगेट कर देंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान की कौम ने, 24 करोड़ लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने और पाक फिजाइया ने जो जवाब दिया था, वो न्यू नॉर्मल बनना रोका था हमें। और उसके बाद आपने देखा है कि सिंदूर 2 कहने के बावजूद आज 13 महीने हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों हिम्मत नहीं हुई? कि जब आप मिलिट्री ऑफेंस इस तरह का लॉन्च करते हैं तो फिर आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी आपने लेके देने होते हैं अपनी कौम को। 87 बिलियन डॉलर जो बजट आप स्पेंड करते हैं, फिर कौम आपसे हिसाब मांगती है। हमारा तो 10 भी नहीं है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रैटेजी जो है, जैसे मैंने अर्ज किया कि दुश्मन को एक चैलेंजिंग इसलिए हो गया है कि हम साल पहले भी रेलेवेंट हो गए, उस वक्त हुए थे हम रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इस खित्ते में हम एक फोर्स बनकर उभरे। साल गुजरा, ईरान की इजराइल की जंग हुई अमेरिका के साथ, उस वक्त हमारी जो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ होगी, हमें जो प्लेटफॉर्म दिया, हमने एनेबल किया कैपेसिटी साइडों को, हम मोस्ट रेलेवेंट एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे हो गया। तो दुश्मन के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है कि पाकिस्तान इतना रेलेवेंट हो गया, रिस्पेक्टेबल हो गया, इंगेज कर रहा है दुनिया में, इस वक्त बात क्रेडिबल हो गई हमारी। तो उनके लिए चैलेंजिंग यही हो गया कि इसको दोबारा से उस लेवल तक कहां ले जाना कितना मुश्किल है। और मेरा मानना है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो जो मर्जी कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो रेलेवेंस गेन किया है और अर्न किया, जैसे मैंने किया। जो इस वक्त लेबनान की सूरत हाल है, और जाहिर है बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि
जो ये टाइम लग रहा है इस मुआहदे की तरफ जाने में, इसराइल उससे पूरा अपना जो स्ट्रेटेजिक एक फ़ायदा है और जो उसका एक मिलिटरीली जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं लेबनान के अंदर वो अचीव करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। तो आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डिले है ये इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है? और आपको कैसे नज़र आता है कि जो नोशन ऑफ विक्ट्री है, जाहिर है दोनों के स्टेक्स बहुत हाई हैं, ईरान के भी और अमेरिका के भी, तो वो अपनी इंटरनल जो उनके अपने लोग हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ये नोशन लेना चाहेंगे? देखिए तंजीला, इजराइल ने आज का नहीं किया, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तो वाहिद सदर हैं जिन्होंने 47 साल में हमला कर दिया 2 दफा एक साल के अंदर। लेकिन इससे पहले भी तमाम सुदूर जितने भी अमेरिका के गुजरे हैं उनको इजराइल प्रेशर में डालता रहा है। रोनाल्ड रेगन का देख लें, जब सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रोनाल्ड को कहा गया था, प्रेशर डाला इजराइल की तरफ से, तो ईरान ने कम बैक किया, यानी रिटेलिएटरी, बजाय प्रेशर में आने के हिजबुल्लाह बन गई प्रेसिडेंट रोनाल्ड के जमाने में। फिर बिल क्लिंटन आए तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया, उन्होंने भी प्रेशर डाला इसी तरीके से। इजराइल ने फिर आपने जॉर्ज बुश के थ्रू प्रेशर डाला तो इन्होंने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेस शुरू कर दी और अपने ऐसे वेपन्स बना लिए। अब अगर कोई कसर रह गई थी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आके ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सबक सिखा दिया। यानी मैं हिस्ट्री से इसलिए कनेक्ट किया है कि तमाम सुदूर को इजराइल ने हमेशा प्रेशर में डाला है कि आप ईरान को प्रेशर डालें, लेकिन बजाय ईरान प्रेशर को कम करने के हमेशा निकल आया उस प्रेशर से, ऑपोजिट हो गया जो उनको चाहते थे। तो अभी भी मेरा ख्याल ये है प्रेसिडेंट ट्रम्प डील करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि नेतन्याहू इसको नहीं करने दे रहे। और वो जो उनकी ऑडियो लीक के जो कंटेंट लीक हुए हैं उसका भी मुझे यही मतलब लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बुनियादी तौर पे 2 सेगमेंट्स को टच कर रहे हैं। एक, उन्होंने उस परसेप्शन को निगेट किया है जो ईरान के ज़हन में है कि ईरान समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ नेतन्याहू डिक्टेट करता है। ये उन्होंने मैसेज दिया ईरान को कि मैं नेतन्याहू को डांट भी सकता हूं और उसको शट अप कॉल दूसरे लफ्जों में दे सकता हूं, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने नेतन्याहू को एक्सपोज किया कि मैं, अगर तुम मुझे इस तरह प्रेशर डालोगे तो मैं स्टैंड अलोन एक डील कर लूंगा और तुम्हें एक्सपोज करूंगा। तो आई थिंक आने वाले वक्तों में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो भी सीख लिया है वो शायद पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अगर इजराइल पर डिपेंडेंट रहे तो फिर वो उनको डील नहीं करने देगा और जाहिर है शो स्पॉइलर के तौर पर वो करता रहेगा ऐसी चीजें या ऐसी हरकतें जिससे एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, एक ट्रस्ट डेफिसिट मेंटेन रहे। जब तक इजराइल तो चाहता है कि जब तक ये न्यूक्लियर, खासतौर पर सिर्फ न्यूक्लियर नहीं, स्टैंड लोन, उसका बैलिस्टिक उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है इजराइल को। वो समझता है कि जब तक ये बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अंडू नहीं करता, न्यूक्लियर, मेरा नहीं ख्याल इजराइल को उतना थ्रेट करता है जितना ये मिसाइल टेक्नोलॉजी उसको थ्रेट करती है।